जनाब अली अभी आ जाने दें, फिर मैं दोबारा से शुरू कर लेता हूँ। यहाँ पे शेयर स्क्रीन एंड देन दिस अगेन शेयर सबमिट। और कौन है जी? आसान साहब भी आ गए हैं। चार लोग आ गए हैं जी, बाकी 3 लोग आ गए हैं, सॉरी, बाकी लोग अभी आ जाते हैं। चलें जी, अब इसको कर लें शुरू। जैन साहब शुरू कर लें या 2 मिनट वेट करें? या 2 मिनट वेट करें? अच्छा चलें, अभी मुझे और किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई। वेट बड़ा मुश्किल है। चले, साथ साथ रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो फिर रिकॉर्डिंग अपलोड भी हो जाएगी ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा होता है, फिर उसमें इन वेट में जो टाइम गुजरता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब एलिस ने जब मैसेज भेजा, डार्थ के पास भी कंप्लीट पहुंचा, डार्थ ने उसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके बॉब के पास भी कंप्लीट पहुंचा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास एक चीज़ थी वो वायलेट हो रही है, जिसको हम कह रहे थे इंटेग्रिटी। ठीक है, नाउ डार्थ इज क्लेमिंग टू बी एलिस व्हिच इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसका ये एक अटैक है, इसके अगेंस्ट हम सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? हाय, घबराना नहीं है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? अगर आप गौर करें, गौर किया जा रहा है जी, गौर कीजिए। सॉल्यूशन फर्स्ट, मैसेज है, उसका हैश जनरेट करें और इन दोनों वैल्यूज को एनक्रिप्ट करें सिमेट्रिक की के साथ। क्या हो रहा है जी? ये डायग्राम देख रहे हो? डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में अगर आप गौर करें, मैसेज है आपका ओरिजिनल, फिर हैश है, कैलकुलेट हो रहा है उसका, फिर उसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके, प्लस करके या कंकैटिनेट करके एनक्रिप्ट किया जा रहा है शेयर्ड की के साथ। ये देखें, शेयर्ड की, और यही की उसके पास है जो कि आपका रेसिपिएंट है, और फिर वो उसके बाद मैसेज और उसका हैश फंक्शन आता है, वो दोबारा से हैश कैलकुलेट करता है, इस हैश के साथ कंपेयर करता है, उसको पता चल जाता है। अब इस सूरत में क्या हुआ, वो जो प्रॉब्लम थी हमारे पास कि वो मैसेज रीप्ले हो रहा था, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मैसेज और हैश और दोनों को एनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, तो वो जो आपका दरमियान में डार्थ साहब आ रहे हैं, तो डार्थ साहब के पास तो वो शेयर्ड की नहीं है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो की को फाइंड करे, तब वो हैश को या मैसेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब डार्थ साहब के पास की नहीं है, ये सिमेट्रिक की है और ये शेयर्ड है इन दोनों लोगों के दरमियान। ठीक है, पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप की के साथ एनक्रिप्ट करते हैं। दूसरा सिचुएशन, जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि मैसेज है, उसका हैश कैलकुलेट करें, हैश को एनक्रिप्ट करते हैं। पहले क्या था, मैसेज प्लस हैश को एनक्रिप्ट करते हैं, दूसरा था सिर्फ हैश को एनक्रिप्ट करते हैं, और मैसेज और एनक्रिप्टेड हैश को भेज दें। मैसेज प्लस एनक्रिप्टेड हैश को आप सेंडर भेज दें रिसीवर को। रिसीवर के जब पास वो चीज़ पहुंचेगी तो मैसेज तो एज इट इज आएगा, क्योंकि मैसेज को एनक्रिप्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे फिलहाल। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे वायलेट हो रही है, हम फिलहाल इंटेग्रिटी को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप कह सकते हैं कि सर कॉन्फिडेंशियलिटी हो रही है तो फिर क्या फायदा है इस सिस्टम का? तो भाई आप दोनों काम कर लें। आप उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ मैसेज को भी एनक्रिप्ट करवा दें, की को भी एनक्रिप्ट करवा दें, सॉरी हैश को भी एनक्रिप्ट करवा दें, तो चॉइस इज योर्स। आप दोनों काम कर सकते हैं, कंप्यूटर आपको सपोर्ट करेगा। तो खैर, जो पहला सिचुएशन थी दोहरा लेते हैं, मैसेज था, उसका हैश कैलकुलेट हुआ,
मैसेज प्लस हैश को एनक्रिप्ट करके भेज दिया। दूसरी सिचुएशन में मैसेज एज इट इज भेजा, हैश को एनक्रिप्ट करके भेज दिया। जब हैश एनक्रिप्ट करके पहुंचा रेसिपिएंट तक, तो रेसिपिएंट ने क्या किया, मैसेज जो कि प्लेन टेक्स्ट में था उसको उसने हैश कैलकुलेट किया, और चूंकि आपके पास की अवेलेबल थी, हैश को लिया, उसको डिक्रिप्ट किया, और जो वैल्यू आई इन दोनों हैशेस को कंपेयर कर लिया, तो उसको पता चल गया कि जी मैसेज ओके है। तीसरा तरीकाकार, मैसेज आपके पास शेयर्ड की, हैश, और दोनों को साथ भेज दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं आसान जुबान में। पहला सिचुएशन, द मैसेज प्लस कंकैटिनेटेड हैश कोड इज इनक्रिप्टेड। मैसेज और हैश को कंकैटिनेट किया, पहले मैसेज है और उसके साथ अपेंडेड है आपका क्या, हैश, दोनों को इनक्रिप्ट किया। बिकॉज ए एंड बी शेयर द सीक्रेट की, दोनों को ही पता है, तीसरे को तो पता ही नहीं, एलिस और बॉब को पता है। द मैसेज मस्ट हैव कम फ्रॉम ए एंड नॉट, इट शुड नॉट हैव बीन ऑल्टर्ड। The hash code provides the structure for redundancy to require to achieve the authentication. Because encryption is applied to the entire message plus the hash code, confidentiality यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी हो रही है। आप इंटेग्रिटी के लिए हैश यूज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए आप ई यूज कर रहे हैं, जो एनक्रिप्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, दूसरा, ओनली द हैश कोड इज एन्क्रिप्टेड यूजिंग सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन, और इससे क्या होता है, प्रोसेसिंग बर्डन ऑफ कम हो जाता है। इसमें क्या था, प्रोसेसिंग बर्डन था कि दोनों को करें और दोनों को एनक्रिप्ट करें। यहाँ पे क्या जी, एक ही को एनक्रिप्ट कर दें और मैसेज भेज दें, लेकिन भाई दोनों पे बर्डन मेरे ख्याल में जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों बर्डन में ना होगा तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रही पार्ट बी में। ठीक है, तीसरा हिस्सा इसको पढ़ लेते हैं। तीसरे हिस्से में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें, इट इज पॉसिबल टू यूज हैश फंक्शन बट नो एनक्रिप्शन फॉर द मैसेज। यहाँ पे क्या है, टू कम्युनिकेटिंग पार्टीज शेयर कॉमन वैल्यूज एस फॉर सीक्रेट की। ए कंप्यूट करेगा हैश वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद हैश वैल्यू ओवर द कंकैटिनेशन ऑफ एम एंड एस एंड अपेंड द रिजल्ट वैल्यू टू एम। अब ये सीक्रेट वैल्यू प्लस हो रही है। अब ये क्या है, इसको जरा वापस से आके पेज पे देखते हैं। इसको मैं जरा जूम कर लूँ थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप गौर करें, एक मिनट, मैंने जूम थोड़ा सा ज्यादा शायद कर दिया। इसको पहले फिट टू पेज करेंगे और फिर इसको जूम करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर गौर कीजिए, एम में और एस है, दोनों को अपेंड किया गया। एम था आपका ओरिजिनल मैसेज, और फिर एस आपने आपस में दोनों ने दोनों जो सिस्टम से एलिस और बॉब ने ये की को शेयर किया हुआ था कि जी हमारा ये सीक्रेट कीवर्ड होगा। जैसे हमारा वो था ना प्लेफेयर साइफर, प्लेफेयर साइफर में एक की होती थी, ये एक अलग से शेयर की है। इन दोनों को लिया, अपेंड किया, अपेंड करके हैश फंक्शन में पास किया, और फिर उसके बाद मैसेज के साथ ये वाली वैल्यू पास कर दी। जब ये दोनों चीजें वहां पे पहुंची, चूंकि आपको मैसेज और कैलकुलेटेड हैश ही गया था जो कि एन्क्रिप्टेड था, फिर आपने उस मैसेज को लिया, सीक्रेट की उस बॉब जो कंप्यूटर उसके पास पहले से थी, आपने नहीं पास की क्योंकि वो तो एन्क्रिप्टेड पहुंची है, वो बॉब के पास शेयर की थी, उसको उसने लिया, और जो प्लेन मैसेज आया था उसके साथ उसने उसको क्या किया, अपेंड किया, दोबारा से हैश कैलकुलेट किया, और ये जो वैल्यू थी उससे कंपेयर कर लिया। तो ये दूसरा तरीका का तीसरा तरीकाकार है सी पार्ट में। ठीक है, फिर आ जाते हैं तीसरे पे, कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी एडेड। सी में क्या करें, एनक्रिप्ट भी कर लें जी। ओके, वो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई नहीं हो रही थी, तो अब हम करके देख लेते हैं वो क्या हो रहा है, वो ये देख लेते हैं। सॉरी, जूम इस वक्त जूम मुझे जूम नहीं करने दे रहा। मैसेज वही की, अब इस पार्ट के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट एक ऐड किया गया है। अब उसको एनक्रिप्ट कर दें और भेज दें, यहाँ पे पहुंचेगा, डिक्रिप्ट होगा, बाकी मेथड वही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी दोनों को इंश्योर कर सकते हैं यूजिंग हैश। क्वेश्चन प्लीज, इफ यू वांट टू रिपीट तो आई विल रिपीट सर। नो सर। भी किसी के जहन में कोई भी सवाल इस हवाले से, ये 4 मैकेनिज्म्स बताए हैं मैंने भी आपको। नो, इसको पढ़ लीजिएगा, अब इसकी एप्लीकेशंस कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो मैसेज था, अब है डिजिटल सिग्नेचर्स।
डिजिटल सिग्नेचर क्या भला होती है? आपने देखा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर होता है जी, एक लॉक आइकॉन आ जाता है, नॉर्मली तकरीबन सब पे ही आ रहा है, ठीक है? वो क्या है? यस सर। वो किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने उस वेबसाइट को एक सिक्योर सर्टिफिकेट या एसएसएल सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर का एक सर्टिफिकेट इश्यू किया हुआ है कि जनाब फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, उसका नाम लगता हूँ mymicrosoft.com, ठीक है? अब वो कैसे पता चलेगा कि वाक़ई वो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है या मैंने बनाई हुई है? तो मैं तो आपको स्पूफ कर लूँगा। तो उसके लिए ये है कि मुझे वो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके पास जाना पड़ेगा और उसको मुझे बताना पड़ेगा कि जनाब मैं वाक़ई माइक्रोसॉफ्ट हूँ, माई माइक्रोसॉफ्ट के नाम से नई एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मुझे इसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट दें, वो मेरी वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद मुझे एक सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। अब वो सर्टिफिकेट क्या होगा? मतलब वो तो एक नंबर वैल्यू होगी। अब वो क्या किया जाएगा? अब जो वेरिसाइन वाले हैं, जिनसे भी मैं सर्टिफिकेट लूँगा, उनकी एक प्राइवेट की है, ठीक है? वो प्राइवेट की इस्तेमाल होगी एक मैसेज को, एक हैश को एन्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है? और पब्लिक की सारी अवाम के पास होगी, उस वेरिसाइन वालों की। अब होगा ये कि मैं कि माइक्रोसॉफ्ट पे जाता हूँ, मतलब विज़िट करता हूँ उस वेबसाइट को, वो मुझे एक सर्टिफिकेट प्रेज़ेंट करती है कि जनाब ये मेरा सर्टिफिकेट है, ये हैश वैल्यूज़ हैं, ठीक है? और वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है? अब वो सर्टिफिकेट जब मेरे पास आता है, मेरे वेब ब्राउज़र के पास, तो मेरे वेब ब्राउज़र के पास एक पब्लिक की अवेलेबल है वेरिसाइन की। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वाली जो साइट है mymicrosoft.com, वो मुझे एक सर्टिफिकेट प्रेज़ेंट करती है और वो सर्टिफिकेट एन्क्रिप्टेड होता है कि और वो एन्क्रिप्टेड सर्टिफिकेट मेरे वेब ब्राउज़र में आता है। मेरे वेब ब्राउज़र के पास एक चीज़ पड़ी हुई है जो कि वाक़ई वो माइक्रोसॉफ्ट वाला सर्टिफिकेट कहता है जी मुझे वेरिसाइन ने साइन किया हुआ है। मेरे पास पब्लिक की पड़ी हुई है किसकी? वेरिसाइन की। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो पब्लिक की है उसको इस्तेमाल करके जो माई माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम ने मुझे एक सर्टिफिकेट इशू किया है, दिया है कि जनाब आई एम दिस, तो वहाँ पर मैं उस पब्लिक की को यूज़ करते हुए इस वेबसाइट का जो चीज़ है उसको वेरीफ़ाई करता हूँ, डिक्रिप्ट करता हूँ और उसके अंदर एक हैश वैल्यू मुझे मिलती है। अब वो हैश वैल्यू मैं वेरीफ़ाई करता हूँ और फिर मुझे पता चलता है कि हाँ, वाक़ई ये तो इन्होंने इश्यू किया हुआ था। ठीक है? समझ आई? यस सर। तो ये चीज़ें कुछ फ़ायदे हैं, इसको हम इंशाल्लाह डिजिटल सिग्नेचर्स को दोबारा से देखेंगे बाद में, ठीक है? कि ये काम कैसे करते हैं, चलो कर ही लेते हैं, कोई इतना औखा नहीं है वैसे। मैसेज था, जो आपका ओरिजिनल जो सर्टिफ़िकेट था, उसको हैश क्रिएट कैलकुलेट हुआ, हैश को प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट किया, अपेंड किया और भेज दिया। ये जो 2 पाइप सिंबल है, ये अपेंडेड है। क्लाइंट पे जब बात पहुँची तो मैसेज आया और उसको आपने क्या किया, डिक्रिप्ट किया पब्लिक की से, चूँकि वो थी, उसका हैश दोबारा से कैलकुलेट किया, कंपेयर किया, रिज़ल्ट आ गया, तो मैंने कहा हाँ, माइक्रोसॉफ्ट.com जो है वो ज़िंदाबाद है। अब इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे एन्क्रिप्शन नहीं हो रही, यहाँ पे एन्क्रिप्शन हो रही है, फ़र्क और कोई फ़र्क नहीं, ठीक है? ए और बी में जो चीज़ नज़र आ रही है, वो पहले वाले में क्या है, एन्क्रिप्शन नहीं है, दूसरे वाले में एन्क्रिप्शन हो रही है। पहले में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी हैश को एन्क्रिप्ट किया जा रहा है, दूसरे वाले में हैश भी एन्क्रिप्ट हो रहा है और उसके बाद अपेंडेड जो पूरा एक पेलोड बनता है वो एन्क्रिप्ट हो रहा है, ठीक है? तो इससे आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि कौन-कौन है। अच्छा, अब इसमें अदर एप्लीकेशंस, मैंने आपसे अर्ज़ की थी शुरू में कि कोई भी वेबसाइट कभी भी आपका पासवर्ड सेव नहीं करती, क्योंकि वो डेटाबेस में सेव होगा और डेटाबेस में जब सेव होगा तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं डेटाबेस के और उनको शौक आ गया और वो कहते हैं कि मैंने लोगों के पासवर्ड पढ़ने हैं, तो वो पासवर्ड पढ़ पाएँगे। तो उसका हल क्या किया गया? उसका हल ये किया गया कि जनाब आप उसका हैश बना के रख लें, क्योंकि वो बनना ही फिक्स लेंथ का है। तो आपको ये भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा वो कितनी बाइट्स लेगा। बाइट्स वो उतनी लेगा जितने जौन-सा आप हैश फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक हैश फंक्शन है, वो कहता है जी मैं 512 बाइट्स बनाऊँगा। तो आपको अपनी उस फ़ील्ड की विड्थ ही 512 बाइट्स रखनी है, क्योंकि ना उससे कम होगी, ना उससे ज़्यादा होगी। ठीक है? तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करते हैं, वो वन वे पासवर्ड फाइल बनाते हैं, ये जो चीज़ मैंने हाइलाइट करने की कोशिश की है, ठीक है? वो क्या करते हैं, वो आपकी वन वे पासवर्ड फाइल बनाते हैं और आपके
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वन वे पासवर्ड फाइल स्टोर हो जाती है। अगर ये पासवर्ड फाइल किसी के पास चली भी जाती है तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता। उसकी वजह ये है कि वन वे है, ठीक है? तो आप हैश से वापस नहीं जा सकते। दूसरा काम, एक और काम जो हम इससे ले सकते हैं हैश से, वो ये है कि हम इंट्रूजन डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है? वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। सीडी में अगर कोई डाटा है तो उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ हैश फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं कि किसी का पैकेट आया है और उसके अंदर वो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ नहीं थी तो उसका हैश डिफरेंट होगा। वायरस कैसे कर सकते हैं? वायरस फाइल का हैश जो है वो ओरिजिनल फाइल से डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, ठीक है? और कुछ वेबसाइट्स के ऊपर उनकी हैश वैल्यूज़ दी होती हैं। अगर रास्ते में वो मॉडिफाई होके आप तक पहुँचती है तो आप दोबारा से हैश कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा जी ओहो! इसमें तो मैलिशियस फाइल है, मैलिशियस कोड है इसके अंदर, तभी इसका हैश डिफरेंट आ रहा है। तो ये कुछ फ़वाइद हैं हैश के, ठीक है? तो अब ये है, इसको रिकैप करते हैं और फिर आ जाते हैं। हैश फंक्शन क्या होता है? इसमें एक वेरिएबल लेंथ की इनपुट दी जाती है और फिक्स लेंथ की आउटपुट मिलती है। फिर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या होता है? होता है हैश फंक्शन ही है, लेकिन उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि आप हैश वेरिएबल लेंथ से हैश में जा सकते हैं, लेकिन हैश से वेरिएबल लेंथ प्लेन टेक्स्ट हासिल नहीं कर सकते, ठीक है? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो एक इनपुट है और दूसरी इनपुट है, दोनों के हैशेस डिफरेंट होंगे, ये हमने बात की थी। फिर कुछ हैश फंक्शंस हैं, एमडी5 है, SHA है, उसको हम बाद में देखेंगे। फिर हमने ये बात की थी कि इनपुट होगी उसमें जो बिट्स हम पेंड करते हैं उसको पैडिंग कहते हैं, और पैडिंग क्यों करते हैं? कि हमने फिक्स लेंथ बनानी होती है। मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैसेज डाइजेस्ट की हमने टर्म को पढ़ा। मैसेज के ऊपर अटैक्स हमने देखे, ये बेसिकली मैन इन द मिडल अटैक था। उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस हमने देखे कि हम क्या कर सकते हैं, मैसेज और हैश दोनों को एन्क्रिप्ट करके भेज दें। दूसरा सॉल्यूशन क्या है जी, मैसेज को और हैश की एन्क्रिप्टेड वैल्यू को अपेंड करके भेज दें। तीसरा क्या है जी, मैसेज और शेयर्ड सीक्रेट की को क्या करें, मैसेज सीक्रेट की से हैश बनाएँ, और मैसेज और जो सीक्रेट की हैश हुई हुई है इसको अपेंड करके भेज दें। चौथे में यही काम करें, एन्क्रिप्ट करके भेज दें। फिर हमने बात की थी इसकी डिजिटल सिग्नेचर की, कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, उसको कैसे प्रेज़ेंट किया जाता है। फिर हमने अदर एप्लीकेशन की बात की, वन वे पासवर्ड फाइल, इंट्रूडर डिटेक्शन और वायरस की हम चीज़ें कर सकते हैं, वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ़ हैश की वजह से। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा आज का रिकैप था। अभी क्योंकि मेरा इरादा एक और भी है, वो चैप्टर 2 ऑफ सिस्को नेटगैड है, तो मैं ये स्टॉप शेयर करूँगा, और आई वुड अर्ज यू ऑल के आप क्वेश्चंस करें, तब तक मैं आपसे ये दूसरी फाइल शेयर करूँ। बोल ये दिया जो करो तो। SSL है, जी इसके बताइए। लिए हाँ, तो इसके अंदर वेबसाइट में तो कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ती। वेबसाइट में चेंजिंग नहीं करनी पड़ती बेटे, लेकिन वेबसाइट ने देखें, आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है? आप जब आते हैं वेबसाइट को विजिट करता है आपका कोई क्लाइंट, तो अब अगर उसको यही पता ना चले, फॉर एग्जाम्पल आपकी साइट है mysite.com, ठीक है? mysite.com के ऊपर जब मैं आके विजिट करता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वाकई mysite.com है? पता चले कि ये माई फिक्टिशियस साइट डॉट कॉम थी, जो कि माई साइट डॉट कॉम के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है? तो मैं अब फॉर एग्जांपल चलें और सिंपल करते हैं, अमेज़न है, ठीक है? अमेज़न के ऊपर जाके मैंने अपना क्रेडिट कार्ड नंबर देना है, भाई मैं अमेज़न पे जाके एंटर करूँगा ना। अब माय अमेज़न लुक अलाइक होगी तो उसके ऊपर एंटर नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे है कि ये मेरा डाटा स्टील कर लेंगे, ठीक है? तो अब मुझे उस वेबसाइट को भी ऑथेंटिकेट करना है ना, उस सर्वर को ऑथेंटिकेट करना है जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मुझे तो इसकी वो तो इतना इश्यू नहीं है। जी? मैंने परसों किया अभी अपनी वेबसाइट को, हाँ, तो वो तो इजीली हो जाता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये जो SSL सर्टिफिकेट है जिसके बाद लॉक आता है, ये मैंने परसों अपनी वेबसाइट पे किया, वो तो इतना कोई इश्यू नहीं है, वो तो बंदा किसी भी वेबसाइट पे कर सकता है। कर सकता है, लेकिन वो हो कैसे रहा है, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं वो उसको एक क्लिक एंड नेक्स्ट करने की बात नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि वो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है या वेब ब्राउज़र, आपका सिस्टम जो क्लाइंट है वो कैसे वेरीफाई करेगा? मैंने उस पे बात की है, ठीक है? मैं उससे उसकी बैकएंड मैथमेटिक्स पे बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होती कैसे हैं।
वो तो मैं एसएसएल लगाना कोई औखा काम नहीं है, आप सिंपली सिलेक्ट करते हैं वेबसाइट, उसको कहते हैं एसएसएल अप्लाई, बैक एंड पे स्क्रिप्ट चलता है और रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो तो आसान है। लेकिन वो आपको साइन मतलब मैं अगर किसी वेबसाइट को सर्टिफिकेट देता हूँ, तो मैं किस तरह से देता हूँ, मेरी अपनी वर्थ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो ऑन द इम्प्लीमेंटेशन साइड है, लेकिन मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि वो कंप्यूटर में हमने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कैसे की हुई हैं, ठीक है जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। अब है हमारा ये चैप्टर 2, इसका थोड़ा पार्ट ही पढ़ेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे इसको क्योंकि अब टाइम भी थोड़ा सा रह गया। तो आज की जो इसमें आउटलाइन है वो आपको हाउ अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इज एक्सप्लॉइटेड, ये चैप्टर में है। एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। अब ये क्या होती है वल्नरेबिलिटी, किसको कहते हैं? वो खामी या वो कमी या वो कोताही जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, ठीक है। किसी चीज़ का इस काबिल होना कि उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उसको वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैलवेयर, उनके सिम्टम्स, मेथड्स, इन्फिल्ट्रेशन या किसी सिस्टम में एंट्री के तरीकाकार, मेथड यूज टू डिनाई सर्विस, ब्लेंडेड अटैक, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्पैक्ट रिडक्शन। ये हमारे इस चैप्टर का जो असल ऑब्जेक्टिव है। तो फिलहाल हम सारे तो खैर नहीं करेंगे, तो हमारा ये है यहाँ पर अभी इस सेशन में एनालाइजिंग साइबर अटैक, ये वाली बातें हैं, ठीक है। आ जाते हैं एनालाइजिंग साइबर अटैक पे। अब साइबर अटैक के हवाले से, अटैक कब होगा? जब कोई आपके पास वल्नरेबिलिटी होगी, ठीक है। तो एक्सप्लॉइट एक टर्म हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ प्रोग्राम रिटन टू टेक एडवांटेज ऑफ अ नोन वल्नरेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, एक वल्नरेबिलिटी थी जो से ब्लास्टर वॉर्म में आई या सेजर वॉर्म में आई, वो आरपीसी की एक वल्नरेबिलिटी थी, रिमोट प्रोसीजर कॉल, कि आप रिमोटली प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। उसके लिए एक कोड लिखा गया, उसको एक्सप्लॉइट कहते हैं। वल्नरेबिलिटी क्या थी कि आप रिमोटली किसी प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट उसके लिए जो कोड लिखा गया, ठीक है। अटैक क्या हुआ कि उस एक्सप्लॉइट वाले सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, बेसिकली मिस यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर था, उसके अंदर आरपीसी नामी एक चीज थी, एक सर्विस थी कि रिमोटली आप किसी प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक सॉफ्टवेयर लिखा, वो हो गया एक्सप्लॉइट। अभी एक्सप्लॉइट आपने यूज नहीं किया, ठीक है। वल्नरेबिलिटी वहीं की वहीं है कि आरपीसी आप कर सकते हैं। जब आप एक्सप्लॉइट को यूज करते हुए वो काम करते हैं, उस आरपीसी को यूज करते हैं, तो आप बेसिकली अटैक कर रहे हैं, ठीक है। इट इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग एक्सप्लॉइट। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? ओएस में एरर, ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया आरपीसी वाली थी, ब्लास्टर वॉर्म, सेजर वॉर्म आए थे। सिम्फोन नॉक, ये एक प्रॉब्लम है सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो सिस्को की डिवाइसेस होती है ना उसमें है। उससे क्या होता है जी, अटैकर्स जो है वो राउटर एक डिवाइस होती है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं और दूसरी डिवाइसेस को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके लिए गूगल ने एक चीज़ बनाई हुई है प्रोजेक्ट जीरो के नाम से, कि इस किस्म चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर के अलावा वल्नरेबिलिटी हार्डवेयर में भी हो सकती है कि डिज़ाइन का कोई फ्लॉ है। आजकल एक आई हुई है, वो ये है कि आप बायोस के ज़रिए, अभी आजकल वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसका पैच निकाल दिया हुआ है, आपके जितने लैपटॉप्स हैं उन्होंने भी फर्मवेयर जो बायोस है उसका भी पैच निकाल दिया हुआ है, ठीक है। वो क्या होता है कि लोएस्ट लेवल पे या मशीन लेवल पे जाके वो आपके सिस्टम में वायरस एंटर होता है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त कोई एंटीवायरस चल नहीं रहा होता, तो वहाँ पे आप वायरस को इन्फेक्ट कर देते हैं, मतलब इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है, सिस्टम के जितनी वो चीज़ें हैं वो उसको पढ़ भी नहीं पाती कि ये वाकई वायरस है, ठीक है। तो ये हार्डवेयर की वल्नरेबिलिटी है, तो उसके लिए उन्होंने बायोस को फिक्स किया हुआ है। फिर रो हैमर एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, रैम मेमोरी एक्सप्लॉइट दैट अलाउज डाटा टू बी रिट्रीव्ड बाय नियर बाय एड्रेस और मेमोरी सेल्स। तो आपको अलाउड नहीं है कि जो आपकी एड्रेस स्पेस नहीं है उसको आप यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे
ये एक प्रॉब्लम है, ये भी किया जा हार्डवेयर्स में ये एग्जिस्ट करती है कि आपका हार्डवेयर जो है वो नेक्स्ट बाइट को रीड करने की इजाज़त है, मेमोरी प्रोटेक्शन के हवाले से। अब सिक्योरिटी के हवाले से जो कुछ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की जा सकती है, वो क्या बफर को ओवरफ्लो करता है। इतना डाटा बफर में रखें जितनी उसकी लिमिट नहीं है उससे ज़्यादा कर दें, तो उसमें ये होगा कि जो ओरिजिनल डाटा वो आपका रीडेबल नहीं रह जाएगा, ठीक है। नॉन वाइल्ड इनपुट, आपके प्रोग्राम्स जो वो अनइंटेंडेड वे में बिहेव करना शुरू कर सकते हैं। रेस कंडीशन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात है कि अगर आपने तरतीब नहीं लगाई, ये इसको क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम के हवाले से देखें कि मतलब एक बंदे ने कहा पैसे जमा करवाए, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है भाई, नो सर। नहीं पड़ा ना करो। अच्छा, तो रेस कंडीशन जनाब चलें, इसको फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ बाद में। रेस कंडीशन चलें आसान ज़ुबान में बताता हूँ। एक काम था वो पहले करना था, दूसरा काम बाद में करना था। अब बाद वाला पहले कर देते हैं तो पहले वाला बाद में कर देते हैं, तो इसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कि आप ऑथराइजेशन नहीं कर रहे, आप एन्क्रिप्शन नहीं कर रहे, जो कोई आ रहा है उसको आप एक्सेस दे देते हैं, तो ये भी चीज़ें हैं। एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल इक्विपमेंट तक आप किसी को एक्सेस दे देते हैं, ठीक है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। अब ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, उनमें से एक मैलवेयर है, ठीक है। वो क्या है? मैलवेयर एक सॉफ्टवेयर है, वायरस इतना नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ उसका फोकस होता है कि आपका डाटा कॉपी किया जाए। स्पाईवेयर, एडवेयर, बॉट, रैंसमवेयर, स्केयरवेयर। स्पाईवेयर क्या भला है? आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करेगा या आपके ऊपर स्पाइंग करेगा, आपका डाटा रीड करेगा, आप कौन सी वेबसाइट्स विजिट करते हैं उसको रिकॉर्ड करेगा, आपके की स्ट्रोक्स क्या हैं उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें आप कब इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर, वहाँ पे क्या क्या करते हैं वो रिकॉर्ड करेगा। एडवेयर, ये अननोइंग है, ये सिर्फ इश्तिहार दिखाता है आपको। मतलब आपने देखा होगा कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो इश्तिहार तो आते हैं, चलें ठीक है, लेकिन कई दफ़ा गलती से आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, वो आपके वेब ब्राउज़र के अंदर एज़ एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाती है और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली टैब्स ओपन करना शुरू कर देता है, ठीक है। फिर है बॉट। बॉट एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, इट मे नॉट बी बैड बट इट इज़ मतलब अननोइंग टू सम एक्सटेंट कि वो वेबसाइट्स अगर ऑटोमेटिकली ओपन हो रही हैं तो वो कोई बॉट कर रहा है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिस्टम लॉगिन करके छोड़ते हैं और चीज़ें खुद ब खुद हो रही हैं, तो वो एक बॉट लगा हुआ काम करता है। रैनसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा एक्सप्लॉइट, ठीक है, जो कि आपके सिस्टम को इस्तेमाल से रोक दे, अनलेस एंड अनटिल आप उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप उनकी डिमांड, ये मैंने वाना कराई की एग्जांपल दी थी आपको। स्केयरवेयर, आप डराते हैं किसी को किसी चीज़ से कि ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, तो वो स्केयरवेयर है, ठीक है। जो वाना कराया था दैट वाज स्केयरवेयर एंड रैनसमवेयर, ठीक है, वो स्केयर उसने ज़्यादा क्रिएट किया था। फिर मैलवेयर की किस्म एक है रूट किट। वो क्या करेगा? वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक बैकडोर क्रिएट करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बैकडोर क्रिएट करेगा। वायरस मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो कि बाकी फाइल्स के साथ, जो लेजिटिमेट फाइल्स होती है उनके साथ अटैच होकर खुद अपने आप को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है। ट्रोजन हॉर्स, ये भी एक कोड है जो कि आपके सिस्टम में रिजाइड करता रहता है और आप किसी अटैकर को अलाउ करता है कि वो आप के सिस्टम को यूज कर सके। वॉर्म रेप्लिकेट करता है लेकिन ओवर द नेटवर्क, ये बात हुई थी वायरस और वॉर्म के हवाले से। मैन इन द मिडल या मैन इन मोबाइल, ये वो इस वक्त हमारी जो भी हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें डार्थ थे शायद, ठीक है, और वो इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारी कुछ चीज़ें। आपके सिस्टम में इससे घबराना नहीं है। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं आपके सिस्टम के? कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो वायरस है मेलवेयर है कि नहीं? तो वो कैसे पता चलता है? इंक्रीज इन सीपीयू यूसेज। अभी आप फिलहाल अपने लैपटॉप से अगर ऑनलाइन है तो आप विंडोज़ पे हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को प्रेस करें तो आपके पास एक टास्क मैनेजर आ जाएगा, ठीक है।
टास्क मैनेजर की कुछ वैल्यूज आएंगी कि कितनी जो सीपीयू साइकिल्स हैं कौन ले रहा है, कितना सीपीयू किसने कंज्यूम किया हुआ, ये वाली वैल्यूज। अगर इंक्रीज्ड वैल्यूज हैं जो कि नॉर्मल होती हैं उससे, तो देयर इज अ चांस कि आपके सिस्टम में मैलवेयर इंस्टॉल्ड है या कोई वायरस है, कोई वॉर्म है, कुछ भी है। आपके सिस्टम में की जो स्पीड है वो थोड़ी हो गई है, ठीक है। फिर आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, वेब ब्राउजिंग स्लो हो गई है, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं नेटवर्क के साथ, फाइल्स चेंज हो जाती हैं, फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, अपने आप नई फाइल्स आ जाती हैं, कोई ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कि आपने नहीं चलाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर खुद बंद होकर खुद चलना शुरू हो जाता है, ईमेल ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाती है, तो जनाब आपके सिस्टम में वायरस है, ठीक है। फिर मेथड ऑफ, क्योंकि 9 मिनट रह गए, मेथड्स ऑफ इन्फिल्ट्रेशन किस तरह से किया जा सकता है किसी भी नेटवर्क में। अभी एक्सप्लॉइट है, लेकिन एक्सप्लॉइट के हवाले से एक्सप्लॉइट को चलाने के लिए कुछ डेटा चाहिए होता है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। आप किसी इंडिविजुअल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्री टेक्सटिंग कॉल्स करते हैं और उसके बाद बात करते हैं और आप उसको ये यकीन करवा देते हैं कि जनाब मैं फ़लाँ कंपनी से ही बोल रहा हूँ और आप मुझे ये डाटा दें। जैसे अभी एक चीज़ शुरू हुई थी कि जी मैं कर्नल फ़लाँ बोल रहा हूँ आईएसआई से, तो मुझे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल दे दें, ठीक है, तो वो आपके ज़हनों में बात होगी। फिर टेल गेटिंग, ये क्या है कि एक लेजिटिमेट यूज़र एंटर हुआ है और साथ ही अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, साथ उसके साथ आप एंटर हो जाता है, जो कि हैकर है, ठीक है। An attacker quickly follows an authorized person to a secure location. मतलब I was not allowed to enter to a building, ठीक है, लेकिन जैन वॉज, तो जैन साहब ने दरवाज़ा खोला, जैन साहब निकले, अभी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, मैं पीछे पीछे साथ ही अंदर पहुंच गया, तो मैंने टेल गेटिंग, ठीक है। और ये क्विड प्रो क्यो, इसमें क्या है, अटैकर रिक्वायर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन और आप उसको कुछ पे करते हैं। ये चीज़ें नॉर्मली होती हैं जब कोई एक्स एम्प्लॉई होता है। एक्स एम्प्लॉई के साथ क्या होता है कि जी हो सकता है वो नाराज़ हो, तो वो कहता है जी मैं आपको डाटा दे देता हूँ। ये रिसर्च ने शो किया है कि जी कई ऐसी कंपनीज़ जिनसे लोग नालां थे या छोड़ के आ गए थे, उन्होंने कंपनी के सीक्रेट्स पे, मतलब मैंने अगर उनको पे करूँ तो वो दे देंगे, और वो ये रिकॉर्ड भी मिला कि $155 तक भी, मतलब ये लोएस्ट वैल्यू है कि $155 दें और कंपनी के सीक्रेट्स ले लें, यहाँ तक भी हो चुका है, ठीक है। ये भी एक सीरियस थ्रेट है। फिर वाईफाई का पासवर्ड कैसे क्रैक हो सकता है, वो हम साय से पूछ लें किसी तरीके से। ब्रूट फोर्स अटैक तुक्के लगा लें। नेटवर्क स्निफिंग, आप हर पैकेट को पढ़ना शुरू कर दें और उसके अंदर से क्रिप्ट एनालिसिस करें। याद है ना क्रिप्ट एनालिसिस की टर्म क्या होती है, ठीक है, तो ये क्रैकिंग के तरीकेकार है। फिशिंग और स्पेयर फिशिंग, स्पेयर जो फिशिंग है वो ये है कि हर एक को फ्रंट एंड ईमेल करना, डिस्गाइज ईमेल करना और उनको ट्रैक करना कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करें। स्पेयर फिशिंग, टारगेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अटैक फॉर अ पर्पस इज स्पेयर फिशिंग, ठीक है। फिर डॉस अटैक है, वो क्या है कि आप ओवरवेलम कर देते हैं किसी नेटवर्क को, किसी सिस्टम को, इतनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वो सिस्टम हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। और आप मिनिस्ट्री से फॉर्मेटेड पैकेट भी भेज सकते हैं उस एप्लीकेशन को जो कि वो हैंडल ना कर पाए। तो ये दो तरीकाकार हैं डॉस अटैक के। डी डॉस पे क्या है, और एसईओ पॉइजनिंग के बाद खत्म करेंगे। डी डॉस क्या है डॉस अटैक ही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉटनेट होता है। अब बॉटनेट की बात पहले बाद में करते हैं, पहले ट्रोजन हॉर्स की बात करते हैं। ट्रोजन हॉर्स ने क्या किया, आपके सिस्टम में आया, आपको इन्फेक्ट कर दिया और रिमोट अटैकर को ये अलाउ कर दिया कि वो आपका सिस्टम यूज कर सके। करेक्ट, यस, इफ दैट इज करेक्ट, तो आप क्या हो गए, जो सिस्टम इन्फेक्ट हुआ था वो बन गया ज़ॉम्बी। कलेक्शन ऑफ ज़ॉम्बीज मिलके बन गए बॉटनेट। अब उस बॉटनेट को कंट्रोल कर रहा है वो हैकर साहब। अब उस बॉटनेट से किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट जाना शुरू हो गई। अब चूंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड रिक्वेस्ट थी और आप डॉस अटैक कर रहे थे, तो वो कहलाया डी डॉस अटैक। ठीक है जनाब, क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर। इसके बाद एसईओ पॉइजनिंग, ये भी एक अटैक है।
एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये तरीकाकार है कि हाउ टू रैंक क्या कहते हैं, वेबसाइट इन गूगल, ठीक है। एसईओ पॉइजनिंग क्या है? आप इंक्रीज ट्रैफिक करते हैं टू मैलिशियस वेबसाइट्स। जो हैकर है वो अपनी मैलिशियस वेबसाइट्स को रैंक करवाता है, और रैंक करवाने के बाद वो हायर आ जाती हैं, जो असल नहीं आनी चाहिए वो आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कुरान सर्च करते हैं तो आपके पास वो चीज़ आएगी जो कि असल कुरान नहीं है, गूगल पे करेंगे, ठीक है। तो वो बेसिकली टेक्निकली एसईओ पॉइजनिंग है, ठीक है। एसईओ के हवाले से और अगर आप पढ़ना तो मैं आपको अपना, मैंने आर्टिकल एक लिखा है, उसको मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही था। तो आप अभी जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप क्वेश्चंस करें ताकि मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। जी जनाब अली, ऐ मान वालों को 4 मिनट रह गए हैं तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। नहीं है। नहीं है? नहीं। मतलब मैं खुश हुआ, ऐसी चीज़ों से मैं खुश पड़ा होता हूँ वैसे, ठीक है। अच्छा, अब एसईओ के वाले से अगर आपने पढ़ना तो ये मैंने आपको भी एक लिंक भेजा है, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था वैसे थोड़ा सा, ठीक है। सर जब किसी भी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, मैं सुन रहा जब हम किसी भी वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो हूँ। ट्रैफिक तो नॉर्मल आती है ना, नहीं तो फिर बेटे, मलिशियस वेबसाइट्स पे ज्यादा कैसे चल जाती है ट्रैफिक? देखें, आपकी वेबसाइट है, आप एसईओ करते हैं, ट्रैफिक आएगी, ठीक है। मैलिशियस हैकर क्या करता है, वो एसईओ पॉइजनिंग करता है। एसईओ पॉइजनिंग से मतलब ये है कि वो अपनी मैलिशियस वेबसाइट को रैंक करवाता है। असल में आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए थी और उसकी वेबसाइट रैंक हो रही है, और वो 2 नंबर तरीके इस्तेमाल करता है इसको करने के लिए। तो ये चीज़ है एसईओ पॉइजनिंग, ठीक है। तो एसईओ के वाले से ये मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, ये सिर्फ पढ़ने का, अगर आपको शौक हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। मैंने, जी अगर ठीक इसमें कोई है गलती है तो उसको बताइएगा मुझे, ठीक है। या मैं बैठा हुआ तो मैंने लिख दिया। अच्छा, अब क्विज़ेस कर लिए हैं बच्चों ने, एक एक ही क्विज़ था, अभी बाकी क्विज़ आ जाएंगे। और असाइनमेंट मेरी 2 असल में मुझसे गलती होगी, मैंने फर्स्ट टाइम सही भेजी नहीं थी, तो भी भेज देता हूँ मैं, ठीक है। और कुछ? एनी क्वेश्चंस? एक्सक्यूज मी सर। जी सर। और वो क्या बना उसका, किसका? इसको नेटकैट का जो अकाउंट? तो बेटे वो अभी मेरे पास आए हैं, अभी बस डिलीट के राइट्स आ गए हैं, तो मैं अभी ये करता हूँ। बल्कि ऐसा करो, अभी ना मुझे तमाम लोग अपने अपने वो ईमेल एड्रेसेस जो आप चाह रहे हैं कि वो सिस्को नेटकैट पे ऐड हो, तो वो मुझे इधर अभी प्राइवेट मैसेज करके मुझे भेज दें, ताकि अभी चूँकि 4 मिनट 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर भेजें। अभी मुझे सिर्फ तैयबा ने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस भेजा है, असल का मेरे पास है। अगर आप लोग मुझे पर्सनल ईमेल एड्रेसेस दे देंगे तो मैं वो पर्सनल ईमेल एड्रेसेस वहाँ पे ऐड कर दूंगा। नहीं है, ये कौन है? हसन अली। अच्छा, हसन अली का एक मिनट है जो मैं करता हूँ कॉपी। हसन अली साहब ने भी भेज दिया है, तो हसन अली ये है। तो जितने लोग हैं वो अपने अपने मैसेजेस मुझे भेज दें तो मैं फिर वो कर दूंगा। नहीं तो चूंकि मेरे पास जो एड्रेसेस हैं मैं वो यूज़ करूँगा। जैन सुल्तान साहब के, जैन सुल्तान को भी कर देते हैं, जैन सुल्तान की तरह भी, जैन आबिदीन, ये लो जी, जैन सुल्तान भी हो गया। और कोई? माजिद खान का तो वो ठीक है, 13। सर आईडीज तो उसी पे बनेगी, किस पे बनेगी इसमें? नहीं नहीं, आईडीज वहीं पे बनी हुई हैं, ठीक है। जो जी हो सकता है मैं डिलीट करके दोबारा बनाऊं, ठीक है। माजिद ने भी वही एड्रेस दे दिया, उनका वही था। और हाशिम अली का पूछ लेके बता देना, मैं अभी आईडी बना देता हूँ, ठीक है। और जैन का हो गया, हाशिम अली रह गया, हासिल का हो गया, और आमिना। आमिना ने अगर चेंज कराना तो बता दो बेटे, ठीक है। आमिना का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो है 180021050004@sktumtpk। तो अगर आपने इसको चेंज करवाना तो मुझे भी मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी ये ख़त्म होने वाला है, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता दें, मैं मीटिंग फिर से क्रिएट कर देता हूँ। सर वो जो आपने नहीं सर, अभी क्लियर। शेयर किए हैं कोर्सेज वाले, जी जी।
वो हमारे कोर्स का पार्ट है? नहीं नहीं, वो जो कोर्सेरा के होंगे वो कोर्स का पार्ट नहीं है, वो एडिशनल रीडिंग है। अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा नॉलेज है। ठीक फ्री में एक चीज़ मिल रही है तो हासिल करो, सिंपल सी बात है। करना तो करो, नहीं तो ना करो। बहरहाल ये है कि ऑफर है। ठीक हो। ठीक है जी। और जी कोई हाँ सवाल? सर। चले, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि